नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में आज भी हम चर्चा करना चाहेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना से यहाँ भारत के हालात है तेजी के साथ बदतर होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में कोरोना की कहीं तीसरी, कहीं चौथी तो कहीं दूसरी लहर दिखाई देने लगी है। कोरोना का कहर है वो पूरे विश्व में बहुत से देशों में दिखाई देने लगा है और भारत में भी ये व्यापक स्थिति की ओर अग्रसर हो चला है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में ये कोरोना हमारे भारत में कहर डाल रहा है उनमें महाराष्ट्र और पंजाब का नाम पहले लिया जा सकता है दोस्तों। और जिस प्रकार से आधे से ज़्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। और अगर भारत का हम जिक्र करें तो भारत में जिस प्रकार से कल 24,000 से ज़्यादा मामले, 28,000 से माफ़ कीजिएगा ज़्यादा मामले आए थे, इसके ऊपर पूरे कोरोना विशेषज्ञ हैं उन्होंने चिंता जाहिर की थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में दोस्तों ये आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या जो 24 घंटे में पीछे उभर कर सामने आई है वो 35,000 है और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 28,000 और 35,000 के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा 7,000 का, यानी कि कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ भारत में उछाल लेता हुआ अग्रसर हो रहा है। तो और महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो दोस्तों, महाराष्ट्र में ये आंकड़ा किस प्रकार से 20,000 को क्रॉस कर गया, इसके ऊपर चिंता जताई जा रही है। लेकिन 24 घंटे में यह आंकड़ा 23,000 के आंकड़े को क्रॉस कर गया दोस्तों। महाराष्ट्र में अकेले में ये तेजी के साथ बढ़ रहा है। और पंजाब की अगर बात करें तो दोस्तों, पंजाब में पिछले 12-13 दिनों से लगातार 1,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं, लगातार 1,000 से ऊपर। लेकिन पंजाब छोटा प्रांत है दोस्तों और महाराष्ट्र की बनिस्बत तो बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है। लेकिन पंजाब में मौतों का ग्राफ है वो देश में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। पिछले 24 घंटों में मौतों का आकलन करें तो अकेले पंजाब में 35 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा 24 घंटों में 84 का है। और अगर पूरे देश में ये आंकड़ा मौत का देखें दोस्तों तो 172 लोगों की जान 24 घंटे में पूरे देश में गई है। तो आप देख सकते हैं पंजाब और महाराष्ट्र दोनों को मिला दिया जाए तो 125 से अधिक मौतें अकेले इन दो राज्यों से हुई है। और कुल मिला के देश में अन्य राज्यों की भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं। और तेलंगाना का जिक्र करें दोस्तों, नया स्टेट है, नया राज्य तेलंगाना, उनके एक स्कूल से 49 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव, एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया और 400 से अधिक छात्रों का सैंपल लिया गया दोस्तों। 49 छात्रों में कोरोना पॉजिटिव, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और तेलंगाना में जो है कोरोना की दस्तक है वो सबके लिए चिंता का विषय है दोस्तों। राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में भी पहली बार 200 के संख्या में आ रहे मामलों में वृद्धि होते हुए ये आंकड़ा 300 को छू गया दोस्तों। 24 घंटे में राजस्थान में 313 मामले दर्ज किए गए और ये राजस्थान के लिए भी डराने वाला है दोस्तों। राजस्थान में भी ठीक है, अशोक गहलोत की सरकार एहतियात के तौर के ऊपर सारे जो कदम है वो उठाने जा रही है और वैक्सीनेशन का कार्य भी बहुत तेजी के साथ राजस्थान में दिखाई दे रहा है। और राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में बहुत से राज्यों से आगे अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है। और जिस प्रकार से 60 वर्ष से ऊपर अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन का ये दौर चल रहा है, उसमें राजस्थान में लगभग रोज़ाना 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। और पंजाब के लिए दुखदायी खबर इसलिए क्योंकि दोस्तों 442 से अधिक मामले 24 घंटा में पंजाब में देखने में आए, उसमें से 35 से अधिक लोगों की मौत और 12 के लगभग जिलों में कर्फ्यू की स्थिति भी वहाँ दिखाई दे रही है। और 9 राज्यों में तो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू फुल लग चुका है दोस्तों। 9 जिलों में, माफ़ कीजिएगा, पंजाब के नाइट कर्फ्यू लग चुका है। महाराष्ट्र के 7-8 जिलों में कर्फ्यू लग चुका है और 5 महानगरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और दिल्ली के नोएडा में भी दोस्तों कर्फ्यू की स्थिति हो गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जिस प्रकार से कोरोना के हालात हमने बताए
भारत के अंदर किस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो चिंता की बात है। और आप भी कोरोना वैक्सीन के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आप तक पहुँचते पहुँचते संभवतः 2-3 महीने या 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तब तक आपको मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहना है आपको दोस्तों। और अपने परिवार को भी इस प्रकार से आपको ख्याल रखना है और उनको सुरक्षा चक्कर में बढ़ाए रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अन्य अगर खबरों की चर्चा करें तो कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया था दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के सांसद राम स्वरूप शर्मा, जो कि दिल्ली अपने निवास के ऊपर एक पंखे से झूलते हुए मिले थे। संदिग्ध परिस्थितियों में इस मौत के ऊपर पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से ये मामला सामने आया दोस्तों, पूरे जो राजनीतिक तंत्र है उसको हिला के रख दिया है दोस्तों। एक सांसद किस प्रकार से ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, जो कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिल्ली में बैठ के संसद की, भारत की सबसे बड़ी संसद में आवाज़ उठाता है, लोगों की जो है आवाज़ बुलंद करता है, वो एक जनप्रतिनिधि और इस प्रकार से आत्महत्या कैसे कर सकता है। ये आत्महत्या का मामला है या कोई फिर हत्या का मामला है, इसके ऊपर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अगर एक और घटना का जिक्र करें तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना क्षेत्र में एक भाजपा कार्यकर्ता की आज हत्या कर दी गई है, उनका शव बरामद हुआ है और ये भी एक चिंता की बात है दोस्तों। और जिस प्रकार से बंगाल से इस तरह की खबरें आ रही है, कहीं बम्बों का जखीरा मिल रहा है, कहीं हथियारों का जखीरा मिल रहा है और कहीं कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है तो कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। ये स्थितियां जो है बंगाल को एक अराजक स्टेट की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन अब तो वहाँ चुनाव निर्धारित हो चुके हैं और 27 मार्च को जो है पहला चुनाव का चरण प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर हम अन्य घटनाओं की चर्चा करें तो आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने जो है दिल्ली के लोगों को वैक्सीन लगाने से, टीका लगाने से नहीं घबराने की सलाह दी। और दोस्तों, ये भी कहा कि मैंने टीका लगा लिया है और ये बहुत सही है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और हमें कोरोना से बचाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से केजरीवाल ने जो बहुत सी बातें आज दिल्ली के लोगों को कही और जिस प्रकार से दिल्ली का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है और 400 से अधिक मामले आज भी दिल्ली में आए दोस्तों, और मौत का आंकड़ा भी दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहा है, उससे केजरीवाल ने कहा है दोस्तों कि भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचे लोग और अपना मास्क भी रखें, साथ में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और अगर इसी प्रकार से दिल्ली में मामले बढ़ते रहे तो केजरीवाल ने एक संकेत दिया कि लॉकडाउन की स्थिति में भी देश जा सकता है और आपका राज्य दिल्ली जा सकता है। और एक चीज़ अरविंद केजरीवाल ने ये भी कही दोस्तों, ये केंद्र से एक वैक्सीन के टीके ज़्यादा पाने की ओर इशारा भी समझा जाता है। उन्होंने कहा है कि पूरी दिल्ली को हम मात्र 3 महीने में पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे, यानी कि पूरे दिल्ली के लोगों को 3 महीने में टीके लगा देंगे। तो ये चीज़ तो बहुत बढ़िया केजरीवाल साहब ने बताई। लेकिन दोस्तों, किसी राज्यों को अधिक टीके देना ये केंद्र के लिए पॉसिबल नहीं होगा। सभी राज्यों को अनुपात के हिसाब से जो है कोरोना टीके दिए जा रहे हैं। उसमें अब जो आबादी का अनुपात है उसके हिसाब से भी टीके मिलते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के कहा जाए तो वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ चल रहा है और 3 करोड़ की संख्या जो है वैक्सीनेशन की भारत में पार हो चुकी है और भारत जो है प्रमुख 4-5 देशों में इसमें वैक्सीनेशन के कार्य में भारत की गिनती होती है दोस्तों। तो अब अगर एक अन्य घटना का वो खबर का जिक्र करें दोस्तों, तो असम के करीमगंज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा थी और वहाँ से नरेंद्र मोदी ने ये एक नारा भी दिया है कि असम विकास और विश्वास के प्रति आगे बढ़ रहा है और भाजपा की विकास की नीतियों को असम पसंद कर रहा है। और नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार का विश्वास भी दिलाया कि भाजपा यहाँ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और अनेक प्रकार की विकास की योजनाओं का भी वहाँ पीएम ने जिक्र किया है। और
इस प्रकार से अगर अन्य घटनाओं का जिक्र करें तो दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से दिल्ली का हमने जिक्र किया, दिल्ली में नोएडा में दोस्तों जो है नाइट कर्फ्यू की स्थिति हो चुकी है और केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो दिल्ली में रोज़ाना 30 से 40 हज़ार टीके रोज़ाना लग रहे हैं और इसका जिक्र मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी किया था कि ये संख्या हम 1 लाख तक पहुंचाना चाहते हैं और केंद्र से हमारी गुजारिश है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीके दे। तो दोस्तों इसके ऊपर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़रें हैं। किन राज्यों को ज़्यादा टीकों की आवश्यकता है वो इस अनुपात के साथ जो टीके डिवाइड करते हैं, देते हैं और विशेषज्ञों की सलाह भी लेते हैं। और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कल जो है सभी मुख्यमंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी और सभी को हिदायतें दी थी कि कोरोना का बचाव जो है हम भी तेज़ी के साथ लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीके उपलब्ध करवा रहे हैं। और केंद्र राज्यों से ये गुजारिश भी की है कि जितने टीके आपको दिए जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा टीके आप जो है लोगों को लगाने का प्रयास करें, उनको बचा कर ना रखें। तो इस प्रकार की हिदायतें भी दी गई है और जल्द ही हमारी नज़रें हैं, पीएम ने ऐसा भी कहा है कि हमारी नज़रें लगातार कोरोना के ग्राफ पर तेज़ी के साथ जो बढ़ रहा है उसके ऊपर टिकी हुई है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। देश को फिर से लॉकडाउन की स्थिति में नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। और दोस्तों हम यहाँ अगर लोकल घटनाओं का जिक्र करें तो भादरा आसपास की खबरों का, तो आज तेजपाल जी महिपाल जो है हमारे वार्ड नंबर 30 से निर्विरोध पार्षद चुनी गई थी, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी महिपाल, उनके पति है तेजपाल महिपाल, और उनके घर के आगे उनके मोहल्ले में आज एक उनकी तरफ से एक डप मंडली का बहुत शानदार आयोजन किया गया है जो देर शाम को 9 बजे के बाद में होगा दोस्तों। तो इसके अंदर सांवरिया डप मंडली के कलाकार जो है भाग लेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और होली के गीतों का वहाँ जो है प्रस्तुतियाँ दी जाएगी और डपों की ताल पे जो है कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और बड़ी संख्या में लोग वहाँ देखने के लिए पहुँचेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर हम अन्य घटनाओं का जिक्र करें तो राजस्थान में दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 5वीं की परीक्षाएं इस बार भी नहीं होने जा रही है, ऐसा सरकार ने स्पष्ट कर दिया और विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके साथ ही अगर हम अन्य घटनाओं का जिक्र करें दोस्तों तो निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर जो है 19 मार्च को टैगोर इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान में लगाया जा रहा है दोस्तों। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भादरा आसपास के देहात के लोग हैं वो भाग ले सकते हैं। साफ संदेश की अपील है, आप इस प्रकार के शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर लाभान्वित हो और निःशुल्क ये नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर है और इसके अंदर 21 मार्च को ये होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों भादरा के अंदर तेज़ी के साथ नगर पालिका की निर्माण योजनाएं चल रही है और इसके अंदर सफाई व्यवस्थाओं को अगर देखें तो दोस्तों 1 नंबर वार्ड से बार बार वहाँ के निवासियों द्वारा वार्डवासियों द्वारा शिकायत की जा रही है कि पिछले 10-12 दिनों से जो है कचरा नहीं उठाया जा रहा है। तो इसकी व्यवस्था नगर पालिका से हम साफ संदेश की तरफ से निवेदन करते हैं कि कम से कम वार्डों में आप पूरी चौकसी रखें और अपनी टीम को इस प्रकार से तैनात करें कि हर वार्डों तक आपकी टीम जो है सफाई कर्मियों की वो पहुंचे और गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर भी पीछे बजट में भी इसके लिए प्रावधान रखा गया था नगर पालिका की तरफ से। तो कम से कम इस प्रकार के सफाई की व्यवस्थाएं जो होती है नगर पालिका की दोस्तों, ये मूलभूत इनकी जो है सुविधाएं नगर पालिका की तरफ से कस्बे वासियों को होती है। अगर मूलभूत सुविधाएं अगर नगर पालिकाएं नहीं दे पाती है तो फिर नगर पालिका का औचित्य ही बेकार है दोस्तों। सफाई की व्यवस्था नगर पालिका की मुख्य रूप से होती है। तो इस प्रकार से नगर पालिका को हम साफ संदेश की तरफ से ये आश्वासन कहना चाहेंगे नगर पालिका बोर्ड से कि वो सफाई की व्यवस्था जो है दुरुस्त करें। और हमने कई वार्डों में ये देखी है, हमारे पास भी बहुत से वार्डों से फ़ोन आते हैं दोस्तों, कवरेज के लिए भी आते हैं। तो हम पार्षदों से भी निवेदन करेंगे कि भी कम से कम अपने बोर्ड को है दुरुस्त करें और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर हम आपके साथ नए कार्यक्रम
नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।